ओके, सो स्क्रीन तो विजिबल है ना? हेलो। हाँ हाँ, विजिबल है। इसको और चालू कर लेता हूँ कि मेरे को दिखता रहे। अपन वो कहाँ से चालू करते थे यार? मैं ऐसे स्क्रीन छोटी करता था, जैसे मैंने ये लेफ्ट। हाँ, इसको ही खो जाता था। ओके, सो अपन जो बैकएंड स्टार्ट करेंगे ना, हाँ। वो अपन करेंगे किसमें? अपन जो अपना बैकएंड स्टार्ट करेंगे वो अपन करेंगे एक्सप्रेस जेएस में। ठीक है। अब ओके। एक्सप्रेस जेएस मतलब थोड़ी ऐसे थोड़ा हाई लेवल बात हो गई। अपन थोड़ा उसके हाँ। लोअर लेवल पे बात करते हैं थोड़ा सा, कि फ्रंट एंड क्या होता है, ठीक क्या है। क्या होता है। ठीक जी। ओके। है, ओके। तो पहले तो अपन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। दो बॉक्सेस बना लेता हूँ। ठीक। बॉक्स हो गया, बॉक्स हो गया। एरो दिख रहा है? एरो एरो टेढ़े ही है एरो, इससे मैं खुद से बना सकता हूँ। हम्म। ठीक है। क्या टाइप कर रही है? फास्ट फास्ट। मैं व्हाट्सएप पे मैसेज। और मैंने की कोडिंग वोडिंग करना स्टार्ट कर दिया, व्हाट्सएप मैसेज कर रही है। अभी स्टार्ट ही का हुआ है, करूंगी। बाकी फ्रंट एंड का सही चल रहा था? फ्रंट एंड में प्रैक्टिस कर रही हो? हाँ, हाँ। चल रहा है काम अपना। अरे ठीक है, इस पे लिख देता हूँ फ्रंट एंड। हाँ। और इस पे लिख देता हूँ अपना बैक एंड। और इस पे लिख देता हूँ अपना डेटाबेस। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि अब अपन यहाँ से समझना स्टार्ट करेंगे कि चीजें वर्क कैसे करती हैं। जैसे कि बेसिकली ये चीजें बहुत ऐसे कॉमन सी हैं कि ये तेरे को भी आती हैं, मेरे को भी आती हैं। लेकिन फिर भी बाई चांस अपने में से अगर किसी को भी नहीं आती होगी, तो वो एक बार दोबारा से उसके लिए रिकैप हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं अभी। ठीक है। तो फ्रंट एंड इज द पार्ट दैट इज विजिबल टू द यूजर। जो हमारी चीज जो विजिबल होती है, वो कहाँ पर होती है? हमारे फ्रंट एंड पे। जो भी हम वेबसाइट देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कौन सी वेबसाइट स्टार्ट करूँ? कोई वेबसाइट सजेस्ट करूँ। हेलो। हेलो। कौन सी वेबसाइट चलूँ? हाँ, फिर से बता सकता है क्या बोला? अभी नेटवर्क चला गया था। कुछ नहीं, बस अभी यही हाँ। बताया कि जो पार्ट जो हमें जो क्लाइंट को विजिबल होता है या फिर जो यूजर को विजिबल होता है, वो हमारा होता ओके। है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड। और ये ओके। वाला पार्ट अपन अभी कवर कर चुके हैं, अपन हम जो पूरी सीरीज करी थी अभी। हाँ हाँ। ओके। ठीक है। और उसके अलावा ये वाला पार्ट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल विकिपीडिया है। तो ये जो पार्ट, ये सब जो विकिपीडिया पे विजिबल है, तो ये सारा कुछ अपना फ्रंट एंड कहलाता है। ये जो डिजाइनिंग हमको दिख रही है, ये सारा कुछ फ्रंट एंड कहलाता है। ठीक है। अब ओके। फॉर फॉर एग्जांपल मैं इस पे चला जाता हूँ।
तो ये सारी चीजें है ना फ्रंट एंड कहलाती हैं। लेकिन हो सकता है इसमें से बहुत सारा ऐसा डेटा होगा जो हमारे बैक एंड से आ रहा होगा, जो हम ऐसे फ्रंट एंड पे आके एक एक पेज डिजाइन नहीं करते हम। समझ रहे हैं? हाँ। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई ब्लॉग बनाया हो, ठीक है? ओके। तो वो ऐसे नहीं बनाएगा कि वो खुद से आके यहाँ पे पूरा ये सब कुछ ये सारा कुछ कोड करेगा। ऐसा नहीं होता। ओके। वो सिर्फ आता है, वो सिर्फ अपना एक जो चीज उसको, जो आर्टिकल उसको लिखना होता है, जो इमेजेस उसको लिखनी होती है, एक फॉर्म टाइप की चीज होती है। वो उस पर फॉर्म टाइप की चीज में अपनी सारी चीजें लिख देता है, और ये सारी चीजें यहाँ पर हम दिखा देते हैं, जो कि फ्रंट एंड डिजाइनर दिखाता है। ठीक है? ओके। ओके। सो ये सारा कुछ जो पार्ट आता है ना, वो सारा पार्ट जो दिखाने का पार्ट होता है वो हमारा होता है फ्रंट एंड। हाँ। ठीक है? हाँ। ओके। अब अब ये होता है कि जो मैंने पीछे की चीज बताई, जैसे कि हम इंटरेक्शन की बात होती है। अब ये फ्रंट एंड जो है ना, इसके पास एक प्रॉब्लम है। क्या? कि ये ना डेटाबेस से इंडिपेंडेंटली डायरेक्ट बात नहीं कर पाता। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि उसको डेटा दिखाना है, उसको ये दिखाना है, वो दिखाना है, उसको फ्रंट एंड को हाँ, हाँ। दिखाना तो है। लेकिन हाँ। जो उसके पास कंटेंट आता है या जिस तरीके से वो डेटा लेता है, हाँ। तो वो सारी चीजें है ना, वो डेटाबेस के थ्रू लेते हैं। ओके। ठीक है? कि डेटाबेस पे वो सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं, और उस पड़ी हुई चीजों को वो उठा के दिखा देते ओके। हैं। बट फ्रंट एंड डायरेक्ट डेटाबेस से बात नहीं होती। हाँ। ठीक है? उसको किसी ना किसी की हेल्प लगती है, और वो हेल्प होती है हमारी बैकएंड। जो हमारा बैकएंड है, हाँ। वो फ्रंट एंड को मदद करता है कि वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करे। जैसे फ्रंट एंड से कुछ डेटा डाला, मान ले यूजर ने अपना यूजर और पासवर्ड डाला। हाँ। ठीक है? अब क्या होगा, ओके। वो यूजर एंड पासवर्ड ये जो ब्रिज है ना, इससे बैकएंड पे आया। बैकएंड ने इस ब्रिज ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड था, इसको डेटाबेस को भेज दिया। ठीक है? और ओके। डेटाबेस ने क्या किया होगा, कुछ वापस से कुछ डेटा भेजा होगा। तो बैकएंड ओके। ने उसको प्रोसेस किया, और बैकएंड ने फ्रंट एंड को ओके। दे दिया। तो जो इसने ओके। यूजर नेम पासवर्ड डाला था, फिर जब ओके। ये यहाँ से कोई चीज गई होगी, यहाँ से कुछ डेटा भेजा होगा, तो ये जो ओके। हमारा यूजर जो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, वो लॉगिन कर गया होगा। ओके, तो जैसे अपन को फ्रंट एंड पर रजिस्टर पेज लॉगिन पेज दिखता है, तो हाँ, अपन पहले रजिस्टर करते हैं, तो वो बैकएंड के पास गया, ईमेल हाँ, पासवर्ड हाँ, मतलब बैकएंड के थ्रू किया, वो गया डेटाबेस में स्टोर हो गया, डेटाबेस ने फिर उसको सेंड किया। हाँ, अपन ने ना वहां से फ्रंट एंड से अपन को साइन इन करना है, ठीक है? तो हाँ, डेटाबेस से उसका वो बैकएंड में आया, और बैकएंड के थ्रू अपन ने फ्रंट एंड पर उसको उसका हाँ, मतलब जो डेटा है अपन ने ले लिया, मतलब साइन इन हाँ, कर। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे कि अगर लॉगिन करना है, तो लॉगिन के लिए, अगर लॉगिन करना है तो ऑफ कोर्स ये होगा कि लॉगिन या तो उसने रजिस्टर पहले कर लिया होगा, या तो उसका अकाउंट बना ही हाँ। नहीं होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हाँ। मैं लॉगिन करने आया, और मैंने हाँ। अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाले। यूजर नेम एंड पासवर्ड हाँ। बैकएंड के पास गए, बैकएंड ने डेटाबेस में जाके झांका। बैकएंड ने डेटाबेस में जाके झांका कि यार ये यूजर नेम एंड पासवर्ड से कोई अकाउंट है क्या। डेटाबेस या तो उसको हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। अगर हाँ बोलेगा, तो बेसिकली हाँ बोलेगा तो डेटा रिटर्न कर देगा, कि उसने हाँ ये वाला यूजर है, ये डेटा रिटर्न कर दिया इसको। और अगर नहीं होगा, तो मना कर देगा कि भाई कुछ नहीं आया। तो बैकएंड वही चीज जाते जाते फ्रंट एंड को सीधा सीधा जाके बोल देगा। ठीक है? हेलो? हेलो। हाँ, हाँ। हाँ, आगे ये समझ। नेटवर्क चले गए थे। हाँ, नहीं समझ में आ गया हाँ। क्या? हाँ, हाँ, आ गया। ठीक है। तो बेसिकली ये जो हम फुल स्टैक करते हैं अभी, अब जैसे ही हम बैकएंड कर लेंगे हमारा, एक चलिए हाँ। जो है एडमिट और देखा आ गए हमारे पास सब। हम टेंशन ले रहे थे, लेकिन मेरा वो टैब चला गया। मैं वापस से वो टैब चालू करता हूँ।
ठीक है। तो एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं, ओके, कि सबको समझ में आ जाए। वैसे तो ये वाली चीज सबको आती है, लेकिन फिर भी कर ही देते हैं। कि फ्रंट एंड वो होता है जो हमको बैक एंड में फ्रंट एंड वो होता है जो हमारा यूजर जो होता है, जो हमारी चीजें देखता है कि हमारी वेबसाइट कैसे विजिबल है उसको, तो वो चीज वो फ्रंट एंड कहलाती है, जो उसको दिखती है वहां पे। ठीक है। अब ओके। अब फ्रंट एंड का ये है कि फ्रंट एंड डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करता। उसके कुछ ना कुछ एक चाहिए होता है जो चीजों को मैनेज कर सके, क्योंकि आ, एक लॉजिक जो होता है ना, वो हमारा बैकएंड तैयार करता है। बैकएंड इज बेसिकली लाइक द ब्रेन। कि बैकएंड के पास एक कंटेनर रखा है जिसमें बहुत सारा डेटा है। अब फ्रंट एंड उससे कुछ भी डेटा की डिमांड करता है। फ्रंट एंड बेसिकली डेटा की डिमांड करता है। ठीक है। और बैकएंड क्या करता है, उसकी रिक्वेस्ट को देखता है, उसकी रिक्वेस्ट को समझता है कि हाँ भाई इसने क्या रिक्वेस्ट करी है नहीं करी है, और फिर उस रिक्वेस्ट को पहुंचाता है डेटाबेस के पास कि भैया आपके पास ये वाला चीज है कि नहीं है। अगर होती है तो डेटाबेस उसको वापस दे देता है बैकएंड को, और बैकएंड फ्रंट एंड को पहुंचा देता है। और नहीं होती है तो उस केस में भी बैकएंड को बता देता है कि इसके पास नहीं है, तो बैकएंड अपने हिसाब से भेज देता है कि भाई नहीं है मेरे पास डेटा। ठीक है। ओके। तो अब ये जो चीज थी ना, अब बात यहाँ आ जाती है कि हमको एक्सप्रेस जेएस या नोड जेएस पढ़ने की क्या जरूरत। क्योंकि जब भी हमने एस वो शुरुआत करी थी, जब हमने कोडिंग की प्रोग्रामिंग की शुरुआत करी थी, तो हमने हमेशा यही देखा था कि यार यहाँ पर कितने बड़े बॉक्सेस हैं ये। तो हमने जब भी देखा था तो हमारे दिमाग में तीन चीजें बताई गई थी हमको। एक तो HTML, एक CSS, एक जावा। ठीक है। HTML बेसिकली क्या है, जो क्या बोलूं, एक तरीके से एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करता है। स्ट्रक्चर तैयार कर देती है। और CSS एक तरीके से स्टाइल कर दिया उसी स्ट्रक्चर को। और जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी लिख देती है। जो भी हमारा लॉजिक होता है या जो भी हमारे लॉजिकल चीजें होती हैं वो हमारे कौन काम कर देती है उसके लिए जावास्क्रिप्ट। तो बात ये आ जाती है कि जावास्क्रिप्ट जब हमारे पास थी, फंक्शनैलिटी हमारी सारी जावास्क्रिप्ट लिखी देती है। हमारी मतलब ये रहता है ना, फंक्शनैलिटी हमारी लिख देती है, इसका मतलब हम जो कोड लिखना चाहेंगे, जिसको हम बैकएंड कह रहे हैं, वो भी वो लिख ही देगी। क्योंकि वो भी एट द एंड ऑफ द डे फंक्शनैलिटीज ही है, लॉजिक ही है वो भी एक। लेकिन ये हम करते क्यों नहीं है? एनी आइडिया? हेलो। क्या बोला, फिर से बोलना। ठीक है। तो जैसे कि HTML हमें पता ही है क्या करती है, CSS पता ही है क्या करती है, और जावास्क्रिप्ट भी हमें पता है क्या करती है। ठीक है। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन ये है कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली ये करती है ना कि हमें लॉजिक लिखने के काम आती है, हमें एक तरीके से फंक्शनैलिटीज बनाने के काम आती है। तो ये जो फंक्शनैलिटीज हैं वो हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से ही कर देते हैं। हम नोड जेएस या फिर एक्सप्रेस जेएस की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ? इससे क्योंकि सर्वर साइड पे वो चीज जावास्क्रिप्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब जो जावास्क्रिप्ट है उसके थ्रू तो ओनली ब्राउजर पे होता है ना। हम्म। तो शायद मतलब वो सर्वर साइड पे जो भी चीज करने के लिए, तो इसलिए अपन नोड जेएस का यूज करते हैं। तो वो जावास्क्रिप्ट की रन टाइम, मतलब जो लाइब्रेरी बोलते हैं, जो भी जावास्क्रिप्ट की रन टाइम जो है, तो ओके। इसलिए आई सो थिंक यही पढ़ा तन्वी का था। आंसर एग्जैक्टली सही है। बेसिकली क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के साथ पता है पहले एक प्रॉब्लम थी। मतलब 2000s के टाइम पे जब क्या था कि ये जो चीज है ना ये सिर्फ ब्राउजर पर ही चलेगी। कि आपने जो फंक्शनैलिटीज लिखी है, आपने जो कोड लिखा है, वो ब्राउजर पर ही चलेगा। वो आप उसके बाहर कहीं चला ही नहीं सकते। जैसे कि आज की डेट में मैं ये चीज कर सकता हूँ। मैं आज की डेट में जो मेरी जावास्क्रिप्ट को रन करा रहा हूँ, वो मैं अपने बैकएंड पे उस चीज को करा रहा हूँ, मैं टर्मिनल्स पे रन करा रहा हूँ। तो वो चीज मैं कर सकता था, वो चीज मैं नहीं कर सकता था उस टाइम पे। तो नोड जेएस ने आके क्या किया, नोड जेएस ने आके
एक रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर जेएस टू टू रन इन सर्वर साइड। अब क्या होता है ना, अब जावास्क्रिप्ट जो पहले से ब्राउज़र पे चल पाती थी, अब वो कहाँ पर चल पाती है हमारे अ, अब वो हमारे कहाँ पर चल पाती है? अब वो हमारे सर्वर पर चल पाती है। एक होता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग, वो होता है सॉरी रेंडरिंग वर्ड गलत है। एक होता है क्लाइंट साइड, एक होता है सर्वर साइड। तो ब्राउज़र पे जो भी चीज़ें रहती हैं, वो मोस्टली क्लाइंट साइड चीज़ें रहती हैं। कि जो भी आपके ब्राउज़र पे दिख रहा है, ये सारी क्लाइंट साइड ही है। और और जो आप पीछे से चला रहे हो चीज़ें या डेटा डेटा वगैरह सेंड कर रहे हो, ये हो गया हमारा सर्वर साइड। बेसिकली जब हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है? यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन? नहीं। नहीं। ठीक है। तो और नोड जेएस में भी हम प्रॉपर जो जो हमारी नोड जेएस है वो उसको नहीं सीखेंगे। हम बेसिकली नोड जेएस को भी चलाने का एक तरीका सीखेंगे। बेसिकली एक्सप्रेस सीखेंगे। तो एक्सप्रेस बेसिकली क्या है? एक्सप्रेस एक तरीके से फ्रेमवर्क है जो कि नोड जेएस का यूज करता है इजी तरीके से। मतलब हम नोड जेएस क्या है ना, नोड जेएस में मान लो आपको कोई चीज बनानी है, मान लो आपको सर्वर ही बनाना है, तो आपको ना उसके लिए बहुत हेक्टिक सा कोड लिखना पड़ता था। तो एक्सप्रेस ने क्या किया ना, उस चीजों को थोड़ा सा आसान कर दिया हमारे लिए कि ये चीजें जो हैं। और मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सर्वर बनाना हो गया, तो नोड जेएस का आप कोड देखोगे, आपको लगेगा यार ये क्या खतरनाक ही कोड है, ये कैसे करूंगा मैं। और एक्सप्रेस ने उस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया, मतलब आसान सा कर दिया कि यार एक दो लाइन या तीन लाइन में निपट जाता है वो कोड, सेम कोड। तो एक्सप्रेस को एक तरीके से इस तरीके से समझो कि अंडर द हुड जो काम करती है ना, वो नोड जैसी काम करती है। लेकिन एक्सप्रेस बस उसको हैंडल करने का तरीका हो जाती है। हम नोड जेएस को यूज कर पाते हैं इजियर तरीके से। समझे? हेलो। ओके। हाँ हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले सकते हैं, अपन कार का एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारी कार होती है, उसको क्या चला रहा होता है? उसके अंदर कुछ ना कुछ वायरिंग्स होती हैं, इंजन होता है। मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा मैकेनिक्स होता है उसके अंदर। ठीक है? अलग 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 बैटरीज लगी होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे मैकेनिक्स फॉलो कर रहा हो। तो वो चीज क्या है ना, हम जब उस कार को चलाने जाते हैं, तो हम मैन्युअली इंजन चालू करने नहीं जाते या मैन्युअली कोई वायरिंग्स वगैरह फिक्स करने नहीं जाते। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, चाबी लगाते हैं, कुछ या तो कुछ बटन्स होते हैं, उनको चालू करके हमारी कार चालू हो जाती है, स्टीयरिंग से चलने लगती है। तो वही चीज है। तो जो इंजन है, उसको एक तरीके से मान के चलो कि वो नोड जेएस हो गया। और आप उसको बटन्स के थ्रू या फिर यूं कहो, या फिर स्टीयरिंग के थ्रू गाड़ी को इधर उधर कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें एक्सप्रेस हो गई कि उसने उस प्रोसेस को, जो कि अंडर द हुड बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी, उसको आसान कर दिया। और आपको सेम काम करा रही है। आपको एट द एंड क्या करना था? आपको कार चलानी थी, उसने कार आपको चलवा दी। ठीक है? तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नहीं। ठीक है। तो हम थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट से बाहर निकलेंगे और अब थोड़ा बहुत सा अपन आज थोड़ा सा पढ़ेंगे आज, क्योंकि अगर आज ज्यादा करने बैठे ना, तो फिर ऐसा लगेगा कि यार कहाँ पर आ गए। तो अपन थोड़ा धीरे 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 करेंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि बैकएंड है ना, वो फ्रंट एंड से इजी है। बस बैकएंड के पास जो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, जो बैकएंड के पास उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, वो उसका लॉजिक है। कि अगर आपका लॉजिक अच्छा है, तो आप मतलब बैकएंड डेवलपर उतने अच्छे बन पाओगे। लेकिन होता है कि मोस्टली लोगों का लॉजिक अच्छा नहीं है, तो उस केस में लोग बैकएंड को थोड़ा मुश्किल मानते हैं। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास क्या आ गया है? हमारे पास गूगल आ गया है, हमारे पास चैट जीपीटी जैसे एआई सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो हमें लॉजिक के लिए उतनी परेशानी नहीं होती। अगर आपको सिर्फ एक फ्लो पता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि एक वेबसाइट का बैकएंड, एक वेबसाइट का फ्रंट एंड किस तरीके से बनता है,
तो आप खुद से मैन्युअली कोड ना करते हुए भी उस चीज को कर लोगे। लेकिन दिक्कत वही है, जब जब भी आप उस चीज को बनाने जाओगे ना, उस चीज में अगर आपको पता नहीं होगा ना कि चैट जीपीटी क्या दे रहा है, या फिर कोई दूसरा एआई कुछ भी दे रहा है, तो आपको अगर वो जो कोड दे रहा है, क्योंकि वो बेसिकली आप उससे कोडिंग मांगोगे अपनी प्रॉम्प्ट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको उस कोड को यूज कैसे करना है ना, वो आप तभी यूज कर पाओगे जब आपको ये फ्लो पता होगा, जब आपको ये पता होगा कि ये सारी चीजें वर्क कैसे करती हैं। आप भले ही मैन्युअली कोड ना लिखो, लेकिन अगर आपको फ्रंट एंड बैक एंड आता ही नहीं है ना, जिस व्यक्ति को आता ही नहीं है, वो चैट जीपीटी वगैरह से भी नहीं कर पाएगा। और कर भी लेगा तो जब कोई बग आएगा या फिर कुछ इशू आएगा तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि चैट जीपीटी आपको सिर्फ एक कोड देता है, वो आपके पूरे आर्किटेक्चर जो आपने बनाया है उसको चेक नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि चैट जीपीटी या फिर गूगल इसका यूज कर सकते हो, लेकिन लॉजिक के लिए फ्लो आपको खुद से ही पकड़ना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से फ्लो चल रहा है, किस तरीके से चीजें वर्क कर रही हैं। ठीक है, ओके। तो अपन सबसे पहले बनाते हैं, अ, सबसे पहले अपन अपना प्रोजेक्ट सेटअप npm init से होता है, इसकी कमांड ये है npm init। तो अब इसने कुछ कुछ चीज करी, इसने हमसे पैकेज नेम पूछा, अपन ने जो डिफॉल्ट है वो ही रहने देते हैं। वर्जन पूछा, रहने देते हैं। डिस्क्रिप्शन रहने देते हैं। एंट्री पॉइंट रहने देते हैं। टेक्स्ट कमांड, ऑथर ऑथर में लेकिन अपन अपना नाम जरूर डालेंगे। मैं अपना डाल रहा हूँ, तुम लोग अपना डाल देंगे। ओके, ओके। तो हमारे पास कुछ, जब मैंने ये सारी चीजें कर ली, तो मेरे पास पैकेज डॉट जेसॉन करके कुछ कुछ तो आ गया जिसपे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब इसमें वही चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। अब हम एक फाइल बनाते हैं जिसमें हम अभिजीत, बेसिकली, हाँ हेलो। हाँ एक बोलो। चीज, ये जो स्क्रिप्ट्स स्क्रिप्ट्स में अपन ने ये जो टेस्ट के आगे इको एरर ये चीज लिखी है ना, तो हाँ ये जो इको वाला पार्ट है ये इसका क्या काम है? मतलब ये चीज क्या, इधर तो अपन चेंज भी कर सकते हैं ना, लाइक अपन टेस्ट की जगह स्टार्ट और डेव ये वर्ड्स यूज कर हाँ, देते हैं, जिससे अपन उस फाइल को डायरेक्ट एनपीएम के थ्रू रन कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये टेस्ट, ये जो स्क्रिप्ट्स है, सबसे पहले ये टेस्ट को हटाते हैं और पहले स्क्रिप्ट्स को समझते हैं। हाँ हाँ। तो स्क्रिप्ट्स स्क्रिप्ट्स बेसिकली होती क्या है कि यहाँ पर अपन वैसी चीजें डिफाइन करते हैं जो हमको नॉर्मली रन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल बनाई, इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, अब मेरे को ये फाइल को रन करनी है, तो मैं बार बार कैसे रन कर रहा हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, मैं इस तरीके से इसको रन कर रहा हूँ फाइल। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसे आ जाती हैं कि हम उसको ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये स्क्रिप्ट हमको चलानी होगी। जैसे कि अगर अब मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे मान लो, तो अब मैं क्या करूँगा, npm स्टार्ट, बेसिकली मैं नोड पैकेज मैनेजर का यूज लूंगा। npm स्टार्ट, स्टार्ट से उसको समझ में आएगा कि भाई पैकेज डॉट जेसॉन में एक स्क्रिप्ट लिखी होगी स्टार्ट, और उसके आगे जो भी लिखा होगा ना उसको मेरे को लिख देना, वो चीज मेरे को करा देनी। तो उसने npm स्टार्ट करा दिया, लेकिन कुछ चला ही नहीं क्योंकि इंडेक्स जेएस तो अपने खाली है। जैसे मैंने npm टेस्ट करके देखते हैं, npm टेस्ट, तो npm टेस्ट ने क्या किया, ये जो चीज इसके अंदर लिखी थी ना, इसको लाके यहाँ पे लग गई। और एको का बेसिकली ये यूज है कि वो ये वाली चीज को कॉल करवा रहा है और कुछ तो इसने सिर्फ ये वाली चीज कॉल कर दी एको से। तो अपन टेस्ट की जगह कोई भी नेम दे सकते हैं। हाँ, टेस्ट की जगह कोई भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट और स्टार्ट ना प्री डिफाइंड होता है। जैसे कि मैंने टेस्ट की जगह टेस्ट दे दिया, npm टेस्ट, इसने एरर दे दिया। एनपीएम रन टेस्ट कर। हाँ, वही बता रहा था। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे इसने यहाँ पे बता भी दिया, इसने यहाँ पे दिखा भी दिया कि वो क्या है ना, स्क्रिप्ट वाली चीज में बाय डिफॉल्ट npm स्टार्ट और टेस्ट को ही कंसिडर करता है। लेकिन ओके। क्या है ना,
उसके अलावा अगर मान लो मैंने कोई तीसरी नई चीज दे दी, तो उसके लिए वो कहता है कि भाई आप ना एक रन करके भी चीज है, इसको भी लिखो। तो अब मैं npm रन टेस्ट करता हूँ, तो हमारी चीज चल गई। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी नहीं, कभी भी आप अगर वो चीज बनाओगे, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर बना दिया एक मैंने यहाँ पर बना दिया एक डेव करके, और यहाँ पर मैंने लिख दिया नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो अब क्या होगा, एनपीएम स्टार्ट तो मैं सेम तरीके से सिर्फ एनपीएम डायरेक्ट से करा पा रहा था, लेकिन एनपीएम डेव के लिए मेरे को एनपीएम रन डेव करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? डेप के हाँ लिए रन क्यों करेंगे? डेप तो डेप भी तो प्री डिफाइंड रहता है ना। अगर प्री डिफाइन रहता है तो चल जाएगा। नहीं, नहीं है। एंड अगर प्री ओके डिफाइन रहता तो अपने आप चल जाता, और अगर ये करूंगा तो चल जाएगा। बस इतनी सी ओके कहानी है ओके। इसकी। ठीक है। और इसमें हाँ, एक और चीज, जैसे आप मान लो कभी डिप्लॉय करते हो अपनी चीजों को, तो जैसे आप अभी अपना लोकल पे चलाओगे तब तो ये रहेगा कि हाँ भाई, आपने लोकल पे चलाया, एपीआई टेस्ट करी, तो आप खुद से मैन्युअली स्टार्ट कर रहे हो, खुद से मैन्युअली चीजें कर रहे हो, तो वो एक चीज रहती है। लेकिन जब आप प्रोडक्शन पे कोई चीज चला रहे हो, तो उसको नहीं पता है भाई, मशीन को नहीं पता है कि उसको ये वाली चीज करनी है। तो अपन को वहां पर उसको बताना पड़ता है कि हाँ भाई आप जब, लेकिन वो बात की बात है, अभी के लिए मैं बस बताने के लिए बता रहा हूँ कि अभी की बात यह है कि उसको हमको बताना पड़ता है कि यार कि ये वाली जब जब कोई यूजर मेरे वेबसाइट के यूआरएल पे आएगा, तब तुम्हें ये वाली जो स्क्रिप्ट है इसको हिट कर देना, ताकि मेरा बैकएंड चल जाएगा कम से। ठीक है। ओके। अभिजीत, हाँ क्या हम ऑथर का नेम चेंज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना, कर दो। अरे ऐसे नहीं, जैसे, जैसे तूने गिटहब पे प्रोजेक्ट डाल दिया अपना, हाँ वहां से मैंने निकाल दिया, हाँ, उसके बाद चेंज करना है। उसके बाद भी कर सकता है यार। नहीं, वहां पे लिखा आता है नीचे की ऑथर बाय। ऑथर का नाम आता है क्या? मैं चेंज करके चेक हाँ, करता हूँ। VS कोड में लिखा आता है वो। एक मिनट चेक करता हूँ। हम्म, इस पे जाता हूँ, पैकेज और जेसॉन पे, इस पे मेरा नाम लिखा है, इस पे लिख देता हूँ अनिल गुप्ता। ठीक है, ये कर दिया, हो जाएगा यार मेरे हिसाब से, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी करके देखा लेकिन फिर भी आ रहा है उसमें। और फिर चेंज, अरे यार, गेट मालिक चेंज लिखते हैं, मालिक चेंज अपने के बगल, गेट पुश ओरिजिन में। अरे यार, हो जाएगा यार चंद्र यार, हो तो गया। वो तो एक अब मैं तरीके वही से में वो तो एक तरीके से नॉर्मल स्ट्रिंग है यार, उसको उसको किसी से कोई ऐसा फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, पर पता नहीं क्यों मेरे में हो रहा है, उसमें से ऑथर का लैपटॉप नेम नहीं खराब करना। है, फेंक दो। पता नहीं यार, वैसे बहुत सारा कुछ बना लिया यार अपन ने एक हफ्ते में। हाँ, अभी आज बुआ बनने वाला, लैंडिंग पेज बनने वाला है, बुआ भेजता हूँ मैं। हाँ, फिर ओ shit, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अपन क्या यूज कर रहे हैं, वंशिक अपन यूज क्या कर रहे हैं, अपन बैकएंड किससे बना रहे हैं वंशिका? गई वो दादी ने बुला लिया उसकी। एक्सप्रेस नोट्स। एक्सप्रेस में ना, तो अपन क्या करेंगे, जैसे कि अपन पहले करते थे, npm i करते थे, ठीक है। तो अपन npm i एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे सबसे पहले। अब npm i इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं, npm i इंस्टॉल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई अपन, वैसे तो अपन ने जो चीज बनाई है वो अपन नोड से यूज करने वाले थे, लेकिन अपन तो npm का फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, तो अपन npm वो डालेंगे, ठीक है।
अब पैकेज डॉट जेसॉन में एक और चीज अपन समझेंगे। तो ये जो जो चीजें आप इंस्टॉल करोगे वो आपकी डिपेंडेंसीज में आ जाएगा। ठीक है। वैसे तो शायद ये पार्ट रिएक्ट में भी होता ही है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए समझ लीजिए कि जो भी चीजें आप इंस्टॉल करोगे वो आपके डिपेंडेंसीज के अंदर आ जाएगा विद देयर वर्जन। ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। एक होता है मेजर वर्जन, एक होता है सॉरी, एक होता है मेजर रिलीज, और दूसरा जो अल्फाबेट होता है वो होता है शायद इसको क्या बोलते हैं, माइनर रिलीज। और इसका तो मैं भूल ही गया, माइनर चेंजेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइनर रिलीज ही बोलते हैं। इसका पॉइंट बढ़ते बढ़ते ये बढ़ जाता है, फिर ये बढ़ जाता है, ऐसे ही होता है। ठीक है। एक होती है डिपेंडेंसीज और एक हमारी होती है डेव डिपेंडेंसीज। ठीक है। तो डिपेंडेंसीज, पहले अपन एक कोई चीज इंस्टॉल कर लेते हैं, दैट इज नोड वन कर लेते हैं। नोड वन हमारा npm i नोड वन सेव डेव। तो अगर जब आप कोई डेव डिपेंडेंसीज में कोई चीज सेव कराना चाहते हो, ये डोरेमोन की तरह, ये हमारे बहुत मदद करता है, बहुत। नोड वन, अब वो देखेंगे हम क्या मदद करता है। ठीक है। तो एक होती है हमारी डिपेंडेंसीज, एक होती है हमारी डेव डिपेंडेंसीज। तो इन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि जब आप प्रोडक्शन पे कोई चीज चलाओगे ना, कुछ चीजें होती हैं जो हमको प्रोडक्शन पे चलवानी है, और कुछ चीजें होती हैं जो हमें एज अ डेवलपर चाहिए। ये जो नोडमोन है ये हमारे लिए है, जो एज अ डेवलपर्स है, इन लोगों के लिए है। अब ये चीजें हम कहाँ पर नहीं भेजते, ये चीजें हम प्रोडक्शन पर नहीं भेजते। क्योंकि अगर मान लो मैंने इस चीज को इसी में इंस्टॉल करा दिया, तो तब दिक्कत क्या आएंगी, तब दिक्कत यही आएंगी कि भाई हमेशा नोडमोन चल रहा होगा। अब हम वो वाली चीजें चाहते नहीं है। अब ये वाली चीजें जो होती हैं, जो भी चीजें बेसिकली ये समझो कि जो भी चीजें हम यूज करना लेना चाह रहे हैं, जो हमारे लिए चीजों को आसान बनाएगा एज अ डेवलपर, तो वो चीजें हम डेवलपमेंट में ऐड कर देते हैं। और जो जो चीजें हमारी वेबसाइट को एक्चुअल जिनकी जरूरत है, जो नेसेसिटी है, जिनके बिना हमारी वेबसाइट चल ही नहीं पाएगी, वो हमारी डिपेंडेंसीज हो जाती हैं। ठीक है। हेलो। Okay. हाँ। ओके। तो अभी के लिए हम इसको अनइंस्टॉल करते हैं। देखो npm आई में तो इंस्टॉल या फिर आई अकेला लिख भी सकते हो, लेकिन अनइंस्टॉल में तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। नॉट हट गया। ये अनइंस्टॉल क्यों किया? अनइंस्टॉल इसलिए किया क्योंकि हम उस चीज को समझ पाए इन सेंस कि हमें ये पता है कि भाई हम नोड वन यूज कर रहे हैं, तो नोड वन यूज क्यों कर रहे हैं। अगर अभी मैंने उसको रहने दिया, तो क्या पता, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम उसको यूज भी क्यों कर रहे हैं। Okay. तो जब हम उसको यूज कर रहे होंगे तब हम उसको बता देंगे, वैसे तो आज की क्लास में बता देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या इंस्टॉल किया था, एक्सप्रेस इंस्टॉल किया था। तो सबसे पहले तो एक्सप्रेस को इंपोर्ट करा लेते हैं। ठीक। दूसरा, हम एक्सप्रेस को, अरे कॉन्स्ट ऐप टू एक्सप्रेस, कि जो हमारा ऐप है अब वो एक्सप्रेस में है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक पोर्ट बना लेते, वो एक सर्वर बना लेते। 3000, ये जो दे रहा है इसी का कोड ले लेते हैं। ये चीज याद है किसी को, यहाँ से यहाँ तक की चीज याद है किसी को। हमने रिएक्ट में पढ़ रखी है ये बेसिकली, इसको रिएक्ट या फिर एक्सप्रेस इस चीज से डिफरेंशिएट मत करना। ये इस चीज को बेसिकली फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। हाँ. इस चीज को बेसिकली फंक्शन बोलते हैं, और कुछ नहीं। तो अब क्या होना चाहिए, अब देखो ये वाली चीज ना हमारी बहुत आसान हो गई, किसकी वजह से, एक्सप्रेस की वजह से। पहले तो इसको चला के देख लेते हैं कि भाई चल भी नहीं रहा, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसको एक बार के लिए हटाते हैं अपन लोग। अब मैं इसको करता हूँ, अब जब भी मेरे को ये वेबसाइट चालू करनी, वो जब भी मेरे को ये
इंडेक्स डॉट जेएस या फिर मेरे को ये सर्वर चालू करना होगा, तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा। क्या आ गया, क्या आ गया? ओ, ये सब इग्नोर कर दो, ये एरर नहीं है। ये बस हमें ऐसे ही थोड़ा बहुत ऐसा परेशान करने के लिए है। मेन चीज इस पे फोकस करो कि हमने जो चीजें हमारा, ये इसी को बोलते हैं सर्वर। ये जो चीज है हमारी, ये हमारी हो गई सर्वर, इतनी सी। और इसने क्या करा दिया? जो चीज हम इसमें एग्जीक्यूट करा रहे थे, हम इसमें एग्जीक्यूट क्या करा रहे थे, हम इसमें कंसोल लॉग करा रहे थे, इसने कंसोल लॉग हमारा ब्राउजर के बाहर चलवा दिया। ठीक है, तो ओके। ये चीज हम कर पा रहे हैं। अब मैं इसको रन कराया था हमने नोट डॉट इंडेक्स डॉट जेएस से। अब हम हर बार ये थोड़ी करवाएंगे। अब मान लो मैंने अपना कोई प्रोग्राम रन, एक और इसमें चीज डाल दी, ये चीज डाल दी, इसने जो सजेस्ट की वही चीज डाल दी। अब क्या हुआ? अब मैं इसको वापस आके नोड इंडेक्स डॉट जेएस करूंगा। अब इसने दोनों चीजें वापस से लिख दी। लेकिन तुमने एक चीज गौर करी होगी कि जब भी मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा या फिर एक लाइन ऑफ चेंजेस भी करूंगा ना, तो मेरे को मैन्युअली जाके खुद से सर्वर चालू करना होगा। अब पहले तो मैं वो चीज कर लेता हूँ, कौन सी? स्टार्ट डाल देता हूँ, स्टार्ट इंडेक्स डॉट जेएस। तो अभी थोड़ा सा आसान हो गया मेरे लिए कि थोड़ा सा इजी वर्ड लिखने को मिल रहे हैं। तो npm स्टार्ट, दोनों चीजें आ गई। लेकिन अब मैं इसमें, हो सकता है मैं इसमें हजार लाइन ऑफ कोड लिख रहा हूँ, तो अब मेरे साथ वो भी दिक्कत है ना कि यार मैं हर बार आके अपना यही चालू करता रह जाऊंगा क्या? अब मेरे को दोबारा से करना पड़ेगा। दोबारा से मेरे को पहले बंद करना पड़ेगा सर्वर को, फिर उसके बाद मैं दोबारा से चालू करूंगा npm स्टार्ट। अब चालू हुआ तो अब इसमें कुछ अपडेशन हुआ। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करना चाहते। इसकी इसके लिए क्या काम आता है हमारा? डोरेमोन। तो जो डोरेमोन है, जो डोरेमोन हमारा नोड यूज करता है, उसको नोडमोन, नोडमोन सेव डेप। डेप में इसलिए सेव कर रहे हैं क्योंकि ये डेप डिपेंडेंसी है। वैसे तो मैं इसको उसमें भी कर देता तो कुछ नुकसान होता नहीं। बस यही है कि वो होता है, रिकमेंडेड होता है कि भाई नहीं करना चाहिए। और होता होगा, बहुत सारी चीजें होती होंगी डिजाइनिंग लेवल पे कि आपकी वेबसाइट स्लो हो रही है, ये हो रही है, तो वो वाली चीजें भी इन सब चीजों में आती हैं। वो चीजें खैर मुझे भी नहीं पता इतनी अच्छे से। ठीक है, तो हमने अब ये कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे? पैकेज और जेसॉन में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे नोडमोन इंडेक्स। अब हम देखेंगे जादू, npm स्टार्ट करा। और मैं वैसे npm रन डेप भी कर सकते हैं। वैसे हम npm रन डेप भी अभी कर की सकते हैं। हाँ। मैं ये पूछ रही, अपन इसमें इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अपन बैकएंड में ज्यादातर रिक्वायर का यूज करते हैं ना। नहीं, एक्चुअली जो हाँ। रिक्वायर का यूज करते थे ना, वो हमारा पुराना तरीका था कि हमें कांस्टेंट बनाते थे, फिर उसमें रिक्वायर ये वो। हम्म। अब ये डायरेक्ट तरीका है कि आपने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है तो आप एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लो। तो मतलब लेकिन अगर अपन रिक्वायर भी करते हैं तो वो गलत होना है ना, मतलब कोई भी गलत चीज नहीं। यूज कर सकते हैं ना। हाँ, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, लेकिन जो नया तरीका है, जो अभी लेटेस्ट तरीका है, उसके साथ चलने में थोड़ा हाँ। ठीक है वो। ओके। हाँ। ठीक है, और ये थोड़ा सा रिएक्ट से भी रिएक्ट पे भी तुम्हें लगेगा कि यार रिएक्ट में ये हाँ। चीज देखी देखी हुई है, तो वो भी तुम्हें थोड़ा सा इजी हाँ। लगेगा। उसके लिए तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं मान लो कॉन्स्ट रिक्वायर वो सब सिखाने जाऊंगा ना, तो वो थोड़ा सा ऐसा ऑफ लगेगा। ये चीज मैंने कभी पढ़ी ही नहीं है। लेकिन इस लाइन को देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार ये तो रिएक्ट जैसी है, सेम टू सेम, सेम कॉन्सेप्ट। वो वाली चीज है बस इसमें। ओके। ठीक है। ओके। अब तुम्हें पता है, ये सेम टू सेम सर्वर बनाने के लिए ना, एक एक कोड दिखाता हूँ तुमको, अगर मिल जाए तो। क्रिएटिंग सर्वर इन नोड.js। देखते हैं इसका कोड। इसका कोड कुछ इस टाइप का रहता है।
सर्वर डॉट लिसन उसमें क्रिएट सर्वर एचटीटीपी वगैरह सब अपन को डिफाइन करना पड़ता है। हालांकि ये भी कोई बड़ा कोड नहीं है, अपन सोचे कि ये भी कोई बड़ा कोड है। जैसे लोकल होस्ट है, इसको लोकल होस्ट भी डिफाइन करना पड़ रहा है, सब डिफाइन करना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें अपने लिए थोड़ी सी आसान हो जाती हैं किसमें, एक्सप्रेस जेएस में। और ये तो सिर्फ सर्वर बनाने की बात है। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नोड जेएस के लिए वो बड़े बड़े कोड हो जाते हैं, ये तो छोटा सा प्रोग्राम है। जब आप कोई कॉम्प्लेक्स बड़ी वेबसाइट बना रहे हो तब उसमें ये सारी चीजें बहुत हेक्टिक हो जाती हैं। तो तब हम ये नहीं चाहते कि भाई तब तब हमें ये सारी चीजें परेशान करते रहे। ठीक है। हाँ, अपन नोड मॉन की बात कर रहे थे। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग वंशिका कर देता हूँ। ठीक है। तो नोडमोन खुद से चला। नोडमोन ने देखा कि अरे यार कुछ चेंजेस हुए हैं, और उसने खुद से चल के कर दिया। अब मेरा एक चीज ये आसान हो गई मेरे लिए कि अब मेरे को बार बार जाके यहाँ पर ये चीजें चलानी नहीं पड़ रही। ठीक है। तो एक तो नोडमोन की ये खासियत है। यहाँ पर तुमने 3000 पोर्ट यूज कर रखा है, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, कॉन्स पोर्ट इक्वल्स टू 3000, और यहाँ पर पोर्ट डिफाइन कर सकते हो। ये इसलिए बोल रहा हूँ, चलो इनकी भी बात मानी। ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये चीज तो तुमको समझ में आ ही रही होगी। हाँ। ये चीज तो आ ही रही होगी, ठीक है। ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि क्या रहता है कि आप ना प्रोडक्ट जो आप लोकल टैब पे यूज कर रहे होते हैं वो आप हमेशा प्रोडक्शन पे यूज नहीं करोगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लोकल होस्ट पे चला रहा हूँ चीजें, लेकिन जब मैं प्रोडक्शन पे चला रहा हूँ तब मेरे पास ये सेम यूआरएल नहीं रहेगा। तब जो भी यूआरएल रहेगा वो मेरे प्रोडक्शन वाला यूआरएल रहेगा। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट तो उस टाइप से हम कोड जैसे कि वेरिएबल्स में डिफाइन करना प्रेफर करते हैं। क्योंकि जैसे अभी भी है ना, अभी भी मैंने इसको 3000 को ऐसे हार्ड कोडेड लिखा है, लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। तो इसके लिए मैं ईएनवी में एक जगह बनाऊंगा कि भाई ईएनवी में मेरी ये यूआरएल है, ये वाले पोर्ट पे मेरा वो चलेगा। तो वो भी चीजें मैं ईएनवी से उठाऊंगा। अब ईएनवी में दिक्कत ये होता है कि जो लोकल होता है ना उसके लिए ईएनवी अलग होता है, और जो प्रोडक्शन होता है ना उसके लिए ईएनवी प्रोडक्शन वाला ही होता है। ठीक है। तो लोकल में हमारे पास कुछ अलग क्रेडेंशियल्स होते हैं, चीजें बहुत सारी मैच करती हैं, बहुत सारी अलग अलग होती हैं। तो उस सिनेरियोज में हम ये चीज कर सकते अपन हैं। ENV सॉरी। को फ्रंट एंड और सर्वर दोनों जगह यूज कर सकते हैं ना, ENV फाइल को। हाँ, दोनों जगह यूज करते ही हैं, लेकिन वो दोनों जगह तो यूज करेंगे ही ना। मेनली बट आई थिंक बैकएंड के लिए, क्योंकि पोर्ट वगैरह तो सब चीज ऑलमोस्ट बैकएंड पे रहती है ना। हाँ, तो फिर भी अपने पास बहुत सारी चीजें होती। ईएनवी फाइल इज बेसिकली लाइक जो तुम्हारे पास डिटेल्स हैं, एक तरीके से मान लो तुम्हारे पास कोई एपीआई की है या फिर तुमने कुछ खरीद रखा है बाहर से, तो वो सब लोग तुम्हें एक स्ट्रिंग देती हैं। जैसे कोई स्ट्रिंग दे दी, जैसे मोंगोडीबी था हमारे पास, तो मोंगोडीबी ने हमको एक स्ट्रिंग दी हुई। तो उस स्ट्रिंग को बस हमने यहाँ पर इंटीग्रेट किया था, उसको कोड में यूज किया था। अब मान लो चंदू है, अपने चंदू को अपना मोंगोडीबी बनाना है, उसको मेरा यूज नहीं करना है। तो वो क्या करेगा, वो स्ट्रिंग को चेंज कर देगा, अपनी वाली स्ट्रिंग डाल देगा उसमें। तो वो बस इसलिए होती है। अब जब मान लो मैंने उसको ऐसे हार्ड कोडेड कर रखा होता, मैंने अपनी वो पूरी स्ट्रिंग यहीं पे लिख दी होती। ठीक है। तो चंदू को क्या करना पड़ता था, वो जहां जहां भी वो स्ट्रिंग लिखी है ना वहां वहां उसको आना पड़ता था, वहां वहां उसको चेंज करना पड़ता था। अब उसको सिंपली क्या करना है, वहां पर जाके .env में वो स्ट्रिंग चेंज करनी है, और बस उसका उसका वो अकाउंट खुल जाएगा। सॉरी, बैक वो डेटाबेस उसका हो जाएगा उसके अकाउंट से। बस इतनी सी चीजें रहती हैं इनकी। ठीक है। मतलब जो भी स्ट्रिंग्स वगैरह रहती हैं और ये जो पोर्ट वगैरह, जो ये सब चीजें आती हैं ENV फाइल के अंदर। हाँ। अब अपन एक बार थोड़ा सा अभी यहाँ तक आए हैं तो एक चीज ही बना के चले जाते हैं। रैक रेस ये सारी चीजें हम मेरे हिसाब से तो कल समझेंगे। एक एरो फंक्शन बनाया, रेस डॉट सेंड शुभारंभ लिखते हैं। तो शुभारंभ। ठीक है। अब मैंने चलाया, मेरा सर्वर चला। अब मैं इसको चेक कैसे करूंगा, मैं जाऊंगा अपने इस पे
HTTP लोकल होस्ट 3000 इस पे लिखा गया शुभारंभ। ठीक है, इसको मैं पोस्टमैन पे भी चेक कर सकता हूँ। पोस्टमैन पर ये गेट है HTTP लोकल होस्ट। ये आदत जरूर जरूर डालना कि आप जब भी कोई चीज करो तो उसको लोकल होस्ट को चेक करने की। लोकल होस्ट पे भी हमारा शुभारंभ आ गया। ठीक है, लोकल होस्ट विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। और नहीं भी बनेगा तो तुम्हें उसको बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। थोड़ा देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, एक बार यूज करने में आएगा ना फिर नहीं रहेगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओके। आज की क्लास से कोई डाउट? वैसे तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर है तो। हेलो, नहीं। हाँ, है बता। नहीं है। अरे ये कौन सा गेम चल रहा है मेरे साथ? हाँ है, नहीं, हाँ है, नहीं है। नहीं है। पिकाचू। चलो ठीक है, फिर एंड करते हैं इसको यहीं पे। कल कल एक क्लास है या दो क्लास लेना कि एक ही ठीक? एक ही ठीक है, मेरे घर पे रिश्तेदार आए और कल जन्माष्टमी है। अच्छा ठीक है, एक ही। 3 ठीक चल, है वैसे कल, क्या? 3 क्लास